बाध्यता, या इसी को कहते हैं बाझपन। इंग्लिश में कहते हैं इसको इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। तो कुछ दाम्पत्यों में कह रहा कि कुछ दाम्पत्यों में संतान पैदा करने की अक्षमता, संतान पैदा करने की अक्षमता, कुछ दाम्पत्यों में संतान पैदा करने की अक्षमता पाई जाती है। अक्षमता पाई जाती है। इसी अक्षमता को बाध्यता या क्या कहते हैं, बाझपन, या इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिलिटी कहा जाता है। क्लियर? गर्भधारण के लिए पुरुष व स्त्री दोनों में, अगला पॉइंट, गर्भधारण के लिए पुरुष व स्त्री दोनों में, गर्भधारण के लिए पुरुष व स्त्री दोनों में स्वस्थ युग्मक बनने तथा संभोग करने में सक्षम होने चाहिए। संभोग करने में सक्षम होने चाहिए। अगला पॉइंट, नरयुग्मक सामान्य व सक्रिय होने चाहिए। नरयुग्मक सामान्य व सक्रिय होने चाहिए। नरयुग्मक सामान्य और सक्रिय होने चाहिए, जिससे वे मादा फैलोपियन यानी कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक, मतलब फैलोपियन नलिका तक पहुंच सके, फैलोपियन नलिका तक पहुंच सके। शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलने पर शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलने पर
शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलने पर शुक्राणुओं का अंडाणुओं को भेद कर शुक्राणुओं का अंडाणुओं को भेद कर अंडाणुओं को भेद कर उसे निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए। उसे निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए। उसे निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही निषेचन से बना युग्मनज साथ ही निषेचन से बना युग्मनज प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने तथा गर्भाशय के अंतः स्तर में तथा गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतररोपित गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतररोपित होने में सक्षम होना चाहिए। अंतररोपित होने में सक्षम होना चाहिए सक्षम होना चाहिए और इसका हार्मोनल पर्यावरण उचित होना चाहिए और इसका हार्मोनल पर्यावरण उचित होना चाहिए। हार्मोनल पर्यावरण उचित होना चाहिए जिससे इसका आगे का विकास समुचित रूप से हो सके जिससे इसका आगे का विकास समुचित रूप से हो सके समुचित रूप से हो सके और सगर्भता की स्थिति बिना किसी और सगर्भता की स्थिति बिना किसी व्यवधान के पूरी बनी रहे पूरी बनी रहे। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें युग्मक निर्माण युग्मक स्थानांतरण निषेचन
युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन व निषेचन के बाद किसी भी निषेचन के बाद किसी भी कारक पर गड़बड़ी, किसी भी कारक पर गड़बड़ी होने पर दाम्पत्य संतान उत्पन्न करने में दाम्पत्य संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, अर्थात संतान उत्पन्न करने की अक्षमता, संतान उत्पन्न करने की अक्षमता ही बाध्यता कहलाती है। बाध्यता कहलाती, क्या कहलाती है? इनफर्टिलिटी कहलाती है। पूरे विश्व में बहुत सारे लोग, बाध्य क्या है? फर्टाइल है। अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग बाध्य हैं, इनफर्टाइल हैं। संभोग करने के बाद वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। संभोग करने के बाद वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। बाध्यता के निम्न कारण, निम्नलिखित कारण है। पहला, शारीरिक कारण। दूसरा क्या है? जन्मजात। तीसरा, रोगजन्य। चौथा है औषधि। और पांचवा है प्रतिरक्षात्मक। भारतवर्ष में प्रायः संतान न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता रहा है। स्त्रियों को ही
दिया जाता रहा है, स्त्रियों को भी दिया जाता रहा है, परंतु प्रायः ऐसा नहीं होता, परंतु प्रायः ऐसा नहीं होता, परंतु प्रायः ऐसा नहीं होता। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। पुरुष साथी में भी हो सकती है। क्लियर? देख लीजिए, कह रहा है कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि बाध्यता, या उसी को क्या कहते हैं, बाझपन कहते हैं। तो कुछ दाम्पत्यों यानी कि जो क्या है, जिनकी मैरिज हो गई है, कुछ दाम्पत्यों में संतान पैदा करने की अक्षमता होती है, मतलब कि वो संतान नहीं पैदा कर पाते। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो संतान नहीं पैदा कर पाते। तो कह रहा है कि इनफर्टिलिटी किसे कहेंगे, कुछ दाम्पत्यों में संतान पैदा करने की अक्षमता पाई जाती है। इसी अक्षमता को बाध्यता या बाझपन, या उसी को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। मीन्स कि ऐसे दाम्पत्य जो संतान उत्पन्न करने में क्या हो, जिनमें संतान उत्पन्न करने की अक्षमता पाई जाती है, जिनमें संतान उत्पन्न करने की अक्षमता पाई जाती है, उसी दाम्पत्य को इनफर्टिलिटी यानी कि उन्हीं में बाझपन या उन्हीं में इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं, बाझपन, बाध्यता, या इसी को इनफर्टिलिटी कहते हैं। कह रहा है कि गर्भ धारण के लिए पुरुष और स्त्री दोनों में स्वास्थ्य युग्मक बनने तथा संभोग करने में सक्षम होने चाहिए। हमने आपको बताया था, याद कीजिएगा, कि मेल है, मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा। क्लियर? टेस्टिस से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। क्लियर? फीमेल है, इस फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। ओवरी से क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। क्या बनेंगे, ओवम। तो ये स्पर्म क्या कहलाएगा, नर युग्मक। क्या कहलाएगा, नर युग्मक। ओवम यानी एग क्या कहलाएगा, मादा युग्मक। तो कह रहा है कि देखिए जरा, गर्भ धारण के लिए पुरुष स्त्री दोनों में स्वास्थ्य युग्मक बनने चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक, इन दोनों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, तथा संभोग करने में सक्षम होने चाहिए। अर्थात नर युग्मक कौन, स्पर्म, और मादा युग्मक क्या है, ओवम। यह फर्टिलाइजेशन क्रिया में पार्टिसिपेट होने चाहिए। इनमें वो क्षमता पाई जाए स्पर्म में कि वह एग को बेध सके, तभी क्या होगा, तभी तो प्रेगनेंसी होगी, तभी तो वह इनफर्टिलिटी के अंतर्गत नहीं आएंगे दाम्पत्य। क्लियर? तो कह रहा है कि गर्भ धारण के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए पुरुष व स्त्री दोनों में स्वस्थ युग्मक होने चाहिए, स्वस्थ युग्मक होने चाहिए, तथा संभोग करने में स्वस्थ युग्मक हो दोनों, और ये दोनों क्या हो, नर युग्मक और मादा युग्मक, संभोग करने में भी सक्षम हो। नर युग्मक सामान्य व सक्रिय होना चाहिए। हमने आपको बताया था ना, ये जो नर युग्मक है जिसे स्पर्म कहते हैं, वन क्वेटेज सीमेन जो निकलता है, उस सीमेन में कितने स्पर्म होते हैं, 20 करोड़। कितने होते हैं, 20 करोड़। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम 6 करोड़ स्पर्मों का होना आवश्यक है। और इस 6 करोड़ में से भैया 60% का शेप एंड साइज सामान्य हो, तो
तो देखिए वही कह रहा है, नर युग्मक सामान्य और सक्रिय होने चाहिए, यानी कि शेप एंड साइज नॉर्मल हो और 40% इनमें क्या होना चाहिए, एग्रेसिव मोटिलिटी में हो। तो देखिए गतिशील होने यानी कि सक्रिय होने चाहिए। तो कह रहा है कि निषेचन के लिए क्या होना है, जो नर युग्मक है यानी शुक्राणु है, उस शुक्राणुओं का सामान्य और सक्रिय होना जरूरी होगा, जिससे वे मादा यानी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। क्लियर। अगर यह क्या होगा, सक्रिय नहीं होगा तो कहां पर, वहां जेनाइटल जो एरिया है फीमेल का यानी फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के कहां, एम्पुलरी अस्थमा जंक्शन, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा अगर यह क्या होगा, सक्रिय नहीं होगा। तो उसके लिए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए इसे सक्रिय होने की जरूरत है। ठीक, तो पहुंच सके। शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलने पर शुक्राणुओं का अंडाणुओं को भेद कर उसे निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए। मान लीजिए कि यह एग है, अंडाणु है, और यहाँ पर स्पर्म पहुंच गया। अब यह स्पर्म क्या है, अगर एग्रेसिव नहीं है, अगर इसमें एग्रेसिव मोटिलिटी नहीं है, ठीक है ना, शेप एंड साइज इसका नॉर्मल 60% नहीं है, तो एग तक तो पहुंच गया, लेकिन इस एग में यह इंटर नहीं कर पा रहा है। यह जो जोना प्लोसीडा है और जो कोरोना रेडिएटा है, इन लेयरों को भेद करके स्पर्म एग में नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, स्पर्म को इतना सक्रिय होना चाहिए कि यह जोना प्लोसीडा और कोरोना रेडिएटा को भेद करके अंडाशय के अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि जब यह अंडाशय के अंदर प्रवेश करेगा तभी तो इसका सेंट्रियोल इसके पास जाएगा, और जब सेंट्रियोल सेकेंडरी उसाइड के पास जाएगा तो सेकेंडरी उसाइड में मियोसिस सेकंड हो जाएगा। एक सामान्य प्रक्रिया होगी, एक छोटी कोशिका सेकंड पोलर बॉडी और एक बड़ी कोशिका क्या होगी, एग सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलने पर शुक्राणुओं का अंडाणुओं को भेद करके और निषेचित करने में सक्षम होना चाहिए, यानी शुक्राणु अंडाणुओं को भेदने में सक्षम होना चाहिए। क्लियर। साथ ही निषेचन से बना युग्मनज, अब जो युग्मनज बन गया इस निषेचन से क्या हुआ, जाइगोट बना। जरा देखिए, ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु, तो यहाँ क्या हो गया, जाइगोट बन गया। तो प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने तथा गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतररोपित होने में सक्षम होना चाहिए। जाइगोट बन तो गया, अब इस जाइगोट को क्या करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और जब 64 ब्लास्टोमियर की स्थिति में आएगा तो वो जाने लगेगा फैलोपियन ट्यूब से कहाँ, गर्भाशय की तरफ। अब उस गर्भाशय में इस जाइगोट को यानी कि ब्लास्टोमियर को अंतररोपित होने में सक्षम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो यह जो जाइगोट है उसे भी इनप्लांटेशन करना जरूरी है, तभी तो गर्भधारण होगा। तो इसके लिए यह भी सक्षम हो, यानी कि निषेचन से बना युग्मनज प्रारंभिक भ्रूणीय विकास करने तथा गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतररोपित होने में सक्षम होना चाहिए। ठीक, और इसका हार्मोनल पर्यावरण उचित होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो सारी चीजें आपको हमने पहले से बता के रखी हैं कि जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा और इनहिबिन बनेगा।
ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन जब निषेचन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम से निकलने लगेगा ज्यादा मात्रा में, जिससे कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसको सुदृढ़ बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करना है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया करनी है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि हार्मोनल पर्यावरण भी उचित मात्रा में होना चाहिए गर्भधारण के लिए, जिससे इसका आगे विकास समुचित रूप से हो सके। क्योंकि इसका डेवलपमेंट होना है ना, जो भ्रूण बना है उसका, जो जाइगोट बना है उसका डेवलपमेंट होना है। तो उसके डेवलपमेंट होने के लिए जो गर्भाशय में क्या है, हार्मोनल चेंज होने हैं वो ठीक से होने चाहिए, पर्याप्त रूप से हार्मोन्स निकलना चाहिए वहां से, ठीक, जिससे कि वह क्या हो, जाइगोट का समुचित रूप से विकास हो सके और सगर्भता की स्थिति बिना किसी व्यवधान के पूरी बनती रहे। ठीक, तो जो सगर्भता है, प्रेगनेंसी है, उसमें कोई व्यवधान ना आने पाए। अगर उसमें कोई व्यवधान आ जाएगा, सगर्भता नहीं रुकेगी, तब वह स्थिति क्या होगी, इनफर्टिलिटी की हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अर्थात ऐसे दाम्पत्य जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बद्धता, बाझपन या इनफर्टिलिटी की संज्ञा दी जाती है। तो इनफर्टिलिटी ना हो उसके लिए ये सारी चीजें अति आवश्यक हैं, इसको आप जाने रखिए। दूसरी चीज जानिए, लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। हमने आपको कल बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले उसमें 3 घटनाएं होती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटनाएं होती है। कौन कौन? एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, युग्मक निर्माण, यानी कि गैमेट क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, मतलब युग्मक बनेंगे। देखिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसमें युग्मक निर्माण होगा। तो जब युग्मक बन जाएगा तो युग्मक क्या होगा, स्थानांतरित होगा ना। तो स्थानांतरित होगा, फिर जब युग्मक स्थानांतरित होकर के स्पर्म कहाँ पहुंचेगा, फिलिपियन में पहुंचेगा। ठीक, उस रीजन से होता हुआ कहां पर, फिलिपियन में पहुंचेगा। फिलिपियन में पहले से एग बैठा हुआ है, जब ये पहुंचेगा तब क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो इतनी आसानी से निषेचन नहीं होगा। जब स्पर्म जाएगा, तो जब स्पर्म फिलिपियन ट्यूब के पास जाता है, उस रीजन में जाता है, तो उसके पहले इस स्पर्म में कैपेसिटेशन की प्रक्रिया होती है। अगर स्पर्मों में कैपेसिटेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो वह एग को बेध नहीं पाएगा, क्योंकि एग को बेधने में सक्षम ही नहीं होगा। तो लैंगिक जनन जो है बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो युग्मक निर्माण होगा, युग्मक स्थानांतरण होगा, निषेचन व निषेचन के बाद किसी भी कारक पर गड़बड़ी होने पर दाम्पत्य संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर देखिए युग्मक निर्माण में गड़बड़ी हो जाए, युग्मक स्थानांतरण में गड़बड़ी हो जाए, निषेचन में कोई बाधा पड़ जाए, या निषेचन के बाद क्या हो, किसी भी कारक में, निषेचन के बाद जाइगोट बन रहा है ना, और जाइगोट जो है वो ब्लास्टोमियर बना ले रहा है। तो ब्लास्टोमियर बना ले रहा है, अब वो ब्लास्टोमियर कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाएगा। गर्भाशय में जाकर के क्या करेगा, बताइए क्या करेगा, अंतर रोपण करेगा। और गर्भाशय अपने आप को एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं कर पा रहा है अंतर रोपण के लिए, तब उसमें बाधा पड़ जाएगी। जब उसमें कोई बाधा पड़ जाएगी किसी भी क्रिया में, तो ऐसे दाम्पत्य संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। तो जो दाम्पत्य संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं बाध्यता। इसी क्रिया को कहते हैं बाझपन या इनफर्टिलिटी। क्लियर निखिल कुमार, समझ में आए बेटवा? हाँ, सूतो ना भैया। अब कह रहा अर्थात संतान उत्पन्न करने की अक्षमता,
मतलब कि जिसके पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना हो उसी को अक्षमता कहेंगे। बाध्यता कहलाती है। पूरे विश्व में अगर पूरे वर्ल्ड की गणना की जाए तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, इनफर्टाइल होंगे किसी कारण से। ठीक है, संभोग करने के बाद यानी कि सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया के बाद अगर कोई भी कपल संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाएंगे, बाध्यता कहलाएंगे, यानी कि इनफर्टिलिटी कहलाती है। यह प्रक्रिया बाझपन कहलाता है कि वो क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया तो करते हैं लेकिन इन लैंगिक जनन की अभिक्रियाओं में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। इसी कारण क्या हो जा रहा है, सगर्भता की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्लियर टू ऑल? आगे चलते हैं। कह रहा है कि यह जो इनफर्टिलिटी है इसके निम्नलिखित कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं। कुछ शारीरिक कारण हमने आपको बताया होगा जनन स्वास्थ्य में, याद कीजिएगा कि जो जननिक रूप से स्वास्थ्य होता है तो शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से भी स्वास्थ्य होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर आया कि देखिए बाध्यता के निम्न कारण है। सबसे पहले तो फिजिकली फिट होना है। फिजिकली फिट में क्या हुआ है भैया कि जो स्पर्म निकले वो 6 करोड़ जरूर होने चाहिए और 60% क्या होने चाहिए, शेप एंड साइज नॉर्मल, 40% का एग्रेसिव मोटिलिटी। ठीक, कुछ चीजें जन्मजात विकार उत्पन्न हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, जन्मजात विकार के कारण बाध्यता आ जाती है। रोग जन्य कुछ क्या हो जाते हैं, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण क्या होता है, इनफर्टिलिटी आती है। कुछ लोग औषधियों का, मेडिसिन का प्रयोग कर लेते हैं, उसके कारण कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी आती है। कुछ प्रतिरक्षात्मक जो कि क्या करते हैं, गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। क्लियर? तो बहुत सारे रीजन हैं, हम आपको अलग अलग दोनों का पढ़ाएंगे कि मेल में इनफर्टिलिटी के रीजन क्या हैं और फीमेल में इनफर्टिलिटी के कौन कौन से रीजन प्रमुख माने जाते हैं। उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। इसमें इस टॉपिक में कोई चीज, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले स्त्रियों में बाध्यता। स्त्रियों में बाध्यता, स्त्रियों में बाध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी इन फीमेल, इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल। इनफर्टिलिटी इन फीमेल, फीमेल में इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो स्त्रियों में बाध्यता के निम्न कारण, स्त्रियों में बाध्यता के निम्न कारण, निम्न कारण है। पहला है अनियमित अंडोत्सर्ग, अनियमित अंडोत्सर्ग पहला रीजन है अनियमित अंडोत्सर्ग यानी कि इरेगुलर ओवल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको इरेगुलर ओवल्यूशन, इरेगुलर ओवल्यूशन। अंडोत्सर्ग अनियमितता के कारण, अंडोत्सर्ग अनियमितता के कारण इसमें लिख लीजिए, अंडोत्सर्ग अनियमितता के
अंडोत्सर्ग अनियमितता के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। अंडोत्सर्ग अनियमितता के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम प्रमुख कारण है। सिंड्रोम प्रमुख कारण है। क्लियर? तो अंडोत्सर्ग अनियमितता की बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए, स्त्रियों में कह रहा है कि इनफर्टिलिटी इन फीमेल, तो फीमेल में बहुत सारी इनफर्टिलिटी के रीजन हो सकते हैं। पहला है अनियमित अंडोत्सर्ग यानी कि इरेगुलर ओव्यूलेशन। तो जो ओव्यूलेशन समझ रहे हैं ना, ओव्यूलेशन का मतलब हो गया क्या कि अंडोत्सर्ग मतलब एग का फॉर्मेशन कब होता है, जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल चलती है। हमने आपको बताया था कि फीमेल में मेनेस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन एलएच क्या होता है, एलएच सर्ज की प्रक्रिया होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में होता है। उसी दिन क्या होता है, ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है और फट करके ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एग बाहर निकलता है। तो इस एग के बाहर निकलने की प्रक्रिया में क्या हो, अनियमितता पाई जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है अनियमितता मतलब इरेगुलर हो जाए, कभी निकले और कभी ना निकले। इस प्रक्रिया, यह भी क्या है, इनफर्टिलिटी के रीजन है। स्त्रियों में क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया इरेगुलर हो जाए, मीन्स कि कभी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो और कभी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया ना हो, तो वह भी इनफर्टिलिटी का एक रीजन है। तो कह रहा है कि अंडोत्सर्ग अनियमितता के अनेक रीजन हो सकते हैं। जो ओव्यूलेशन जो है इरेगुलर हो रहा है इन द फीमेल, जो ओव्यूलेशन इरेगुलर हो रहा है इन द फीमेल, उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, यानी कि फीमेल में जो क्या है, फीमेल में जो इरेगुलर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण होती है। जो इसी कारण क्या होता है, चूंकि ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है, इसी कारण फीमेल में क्या देखा गया है, इनफर्टिलिटी देखी गई है। तो एक रीजन यह भी है कि एग जो है किसी समय निकल रहा है, किसी समय ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो यह भी एक कारण बनता है। नंबर 2, फैलोपियन नलिका में संरचनात्मक त्रुटि। फैलोपियन नलिका में संरचनात्मक त्रुटि। फैलोपियन नलिका में संरचनात्मक त्रुटि यानी कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन फैलोपियन ट्यूब। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब की संरचना में कोई डिफेक्ट हो जाए तब भी फीमेल में क्या होगा, इनफर्टिलिटी देखी जाती है। तो स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में सिकुड़न, स्त्रियों के फैलोपियन
नलिका में सिकुड़न, स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में सिकुड़न या मार्ग अवरोध होने के कारण या मार्ग अवरुद्ध होने के कारण शुक्राणु, जब मार्ग अवरुद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, होने के कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, अतः निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। क्लियर? तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में नहीं आएंगे तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो सगर्भता भी नहीं होगा। हमने आपको बताया ना कि यह जब आप क्या करेंगे, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बहुत जिक्र इसका हो गया, यही तो है। अब ये जो है जरा देखिएगा, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका है क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो कह रहा है कि फैलोपियन नलिका में संरचनात्मक त्रुटि यानी कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर इस फैलोपियन ट्यूब को देख रहे हैं आप, अगर इसके अंदर कोई क्या हो गया, संरचनात्मक डिफेक्ट आ गया, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया, मान लीजिए कि यह क्या हो गई, इसमें स्वाइलिंग हो गया, तो जब स्वाइलिंग हो गया तो इसका मार्ग क्या हो जाएगा, इसमें सूजन हो गया, सूजन हो गया ना, तब अब इसका मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो जो एग ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो एग निकला वह कहां पर, एम्पुलरी अस्थमा जंक्शन पे नहीं पहुंच पाया। तो जब नहीं पहुंच पाया तो अंडाणुओं का शुक्राणुओं से मिलान नहीं होगा, तो वही कह रहा है, स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में सिकुड़न या मार्ग अवरुद्ध होने के कारण शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अंडाणु जब यहाँ जाएगा नहीं तो शुक्राणु आके क्या करेगा, क्योंकि यहाँ से निकलना है। अब मान लीजिए यहाँ आगे ही क्या है, अवरुद्ध है, तो जब आगे ही अवरुद्ध होगा तो स्पर्म ही नहीं जा पाएगा। मान लीजिए इधर के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है आगे के पार्ट में, इस पार्ट को क्या कहते हैं, एस्थमस कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, एन्फेंडिकुलम कहते हैं। एन्फेंडिकुलम इज आल्सो नियरेस्ट इन द ओवरी, और जो एस्थमस है वो किसके नियरेस्ट होगा, गर्भाशय के नियरेस्ट होगा। तो अगर यहाँ कोई डिफेक्ट है तो इसी रीजन से तो स्पर्म जाएगा, तो जब जाएगा तो यहाँ से जा ही नहीं पा रहा है, यहाँ कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, डिफेक्ट है, यानी कि स्वाइलिंग है, सूजन है या मार्ग अवरुद्ध है किसी चीज को लेकर के, तो स्पर्म आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जब स्पर्म आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी नहीं, तो जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो सगर्भता भी नहीं होगा। तो यह भी एक रीजन हो जाता है फीमेल में इनफर्टिलिटी के, कि उसके फैलोपियन ट्यूब में किसी ना किसी प्रकार की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाती है, जिसके कारण फीमेल में क्या देखा गया है, इनफर्टिलिटी देखी गई है। क्लियर टू ऑल, एनी प्रॉब्लम? तो आज के लिए इतना ही, बायो क्लासेस में फिर हम लोग कल इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।